कि क्वेश्चन पूछते पूछते मैं बोर हो गई हूँ। अब मैं खुद जवाब बनने की थोड़ा सा रोल बदल रही हूँ, क्योंकि कुछ करना है। कोई साउंड पोल्यूशन नहीं, कोई एयर पोल्यूशन नहीं, सिंपल सी एक गाड़ी चल रही है पूरे शहर में। बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहाँ पे वो अलग अलग हब बन रहे हैं। हम कौन सा हब बन रहे हैं? तो देखा जाए तो एक मैं ही ऐसी थी जिसने क्लियर करके रखा हुआ था कि मुझे तो लड़ना है, जनता की अदालत में जानी है। सवाल ये है कि इंडस्ट्रियल टाउन बने या नगर निगम बने। यहाँ के यूथ तो चले जा रहे हैं, ये तो वृद्धों का शहर हो रहा है। टीएमएच आम आदमी जा न सका और एमजीएम में बस सुविधा पा न सका। मुझे भी ये डर होना चाहिए, कल को मैं भी अगर जीत जाती हूँ, मेरे अंदर भी डर होना चाहिए। एक ऐसा कॉरिडोर जो अधूरा है आज भी, पर्यटन का हब बनाए इस राज्य को। पर हमारे यहाँ इतनी नौकरी होगी ना, खुद की द्वारा सृजित की हुई, कि हमें सरकारी नौकरी की। नमस्कार, आप देख रहे हैं मशाल न्यूज़। मैं हूँ प्रेम और अपने सहयोगी जसविंदर जी के साथ आज मौजूद हूँ जमशेदपुर के बिष्टुपुर में। आज हमारे साथ शहर की जानी मानी वरिष्ठ पत्रकार कही जाने वाली अन्नी अमृता जी हैं। जी हाँ, इन्होंने अपनी करियर की शुरुआत ईटीवी भारत से की थी, रिपोर्टिंग करते हुए सन 2003 में। अब निर्दलीय प्रत्याशी हैं जमशेदपुर पश्चिमी से, तो बिना देर किए सीधे जुड़ते हैं इनसे। बहुत बहुत स्वागत है मैडम। धन्यवाद आपका। कैसा चल रहा है चुनाव प्रचार अभी? बहुत हेक्टिक है, सुबह से लेके रात तक देख लीजिए। अभी तक घर नहीं पहुंची हूँ और लोगों से मिल रही हूँ, अलग अलग इलाकों में जा रही हूँ। पहले भी जाती ही रही थी, हम लोग तो रिपोर्टर रहे हैं, लोगों से मिलना कोई नई बात नहीं है। लेकिन चूँकि अब प्रत्याशी हूँ तो थोड़ा सा रोल तो चेंज हो गया है। अब पत्रकार से नेता की तरफ तो थोड़ा रोल चेंज हो गया है। और मेरी जो रणनीति जैसी चल रही है मेरी, वो थोड़ी साधारण तरीके से, साधारण इन द सेंस कि मैं एक एक व्यक्ति से मिल रही हूँ। ये आसान नहीं है और ये नामुमकिन भी नहीं है, लेकिन मुश्किल ज़रूर है, समय कम है। फिर भी मैं एक एक व्यक्ति से मिल रही हूँ जहाँ भी जा रही हूँ। कोशिश यही मेरी। एक सवाल है मेरा आपसे, आप एक पत्रकार रह चुकी हैं, पत्रकार थी भी कुछ समय पहले तक। आपकी तो एक अच्छी दुनिया थी खुद की सेटल्ड, फिर इसमें कैसे मतलब सोचा आपने राजनीति में आने का? पत्रकार अभी भी हूँ, छोड़ा नहीं है। क्योंकि जैसे डॉक्टर कोई नौकरी नहीं कर सकता है, वो डॉक्टर ही रहता है, तो पत्रकारिता अभी नौकरी नहीं होती है। वो पत्रकार जो है वो तो पत्रकार रहता ही है। हाँ, ये कि जो टीवी की पत्रकारिता थी उसको अभी छोड़ा हुआ है, क्योंकि अब मैं चैनल में नहीं हूँ। और आज के समय में सोशल मीडिया का, यूट्यूब का ज़माना है, वेबसाइट का, तो वेब जर्नलिज्म से जुड़ गई हूँ। आप मोबाइल में देख सकते हैं, बिहार झारखंड न्यूज़ नेटवर्क से जुड़ी हूँ। तो वो तो छोड़ा नहीं है, वो अपना ही प्लेटफॉर्म है। और पत्रकारिता समझ सकते हैं कि 21 सालों तक ये तैयारी थी मेरी। ये जो मैं यहाँ आई हूँ वो 21 सालों की तैयारी के बाद आई हूँ। अच्छी तरह से मुद्दों को समझ लिया है, नेताओं को भी देख लिया यहाँ पर। तो 2 मुख्यमंत्री को देखा, कई सारे नेताओं को, उप मुख्यमंत्री को भी देखा। जितने भी झारखंड की जो राजनीति है वो कोल्हान की राजनीति के इर्द गिर्द घूमती है, और जमशेदपुर उसका एक मुख्य पार्ट है। तो यहाँ पे सभी नेताओं को देख चुकी हूँ। तो ये जो मेरी तैयारी है ना, जो मुद्दों के साथ जो हम रूबरू हुए पत्रकार के तौर पर, रिपोर्टर के तौर पर, यही होती है तैयारी किसी क्षेत्र की वास्तव में अगर देखा जाए तो। भले ही धन बल नहीं है हमारे पास, लेकिन मेरे पास अनुभव है, मुद्दा है। और मुझे लगा कि अब ये सही समय है कि क्वेश्चन पूछते पूछते मैं बोर हो गई हूँ। अब मैं खुद जवाब बनने की कोशिश करती हूँ कि क्यों काम नहीं हो रहा है, या जो ये मुद्दे मैं लेकर उतर रही हूँ उन मुद्दों पर काम क्यों नहीं हो रहा है, उसके बारे में मैं बताऊँगी आपको। इन सारे मुद्दों को लेकर के मैं उतरी हूँ। और वैसे तो भगवान ही है जो इस तरफ लेके जा रहा है, कुछ ऐसा फोर्स है जो मुझे इस तरफ लेके जा रहा है। बचपन में मैं ऐसा बनना चाहती थी, इसलिए मैंने बुक भी लिखा, मैं इंदिरा बनना चाहती हूँ। पर वो चीज़ें खो गई थी कहीं। और मुझे मीडिया, आज भी मेरा पहला प्यार मीडिया है, पत्रकारिता है। मुझे बहुत गर्व है कि मैंने इतने सालों तक पत्रकारिता की। थोड़ा सा रोल बदल रही हूँ, क्योंकि कुछ करना है, कुछ काम करने हैं, कुछ अधूरे जो यहाँ नहीं हो रहे हैं जमशेदपुर में। आप सत्ता की तरफ बढ़ रही हैं, कल को अगर आपको सत्ता मिलेगी, सत्ता के साथ कहीं ना कहीं देखा जाता है एक तरह से भ्रष्टाचार भी अमूमन देखते हैं लोग। किस तरह देखेंगे इसको? देखिए, मेरा प्रत्येक स्टेप एक मैसेज है समाज को। मैंने किस तरह से पत्रकारिता की वो भी एक मैसेज दिया है ना। कोई आज तक नहीं कह सकता है कि मैंने एक भी शब्द या एक लाइन मैंने गलत कह दिया हो, या मैंने कुछ भी कहीं से कुछ गलत एक्ट किया हो। कोई प्रूफ नहीं मिलेगा किसी को, मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं। तो ये जो एक मेहनत से जो इतना मुकाम बनाया है, आगे भी ऐसे ही रहेगा। क्योंकि जो इंसान जैसा होता है, जो विजनरी इंसान होता है, वो विज़न के साथ चलता है। मीडिया में भी हम विज़न के साथ चले, और आगे का रास्ता भी विज़न के साथ है। मेरा रोड मैप, मेरा विज़न, सब कुछ मैंने अपने घोषणा पत्र में लिखा हुआ है कि मेरे इरादे क्या हैं। मैं चुनाव लड़ भी रही हूँ तो देखिए मेरा ई रिक्शा घूम रहा है,
ये फ्रेंड्स और फैमिली की मदद से लड़ रही हूँ। मेरा जो चुनावी खर्चा आएगा वो देख लीजिएगा वो क्या है, और एकदम मिनिमम पे चल रहा है, जो एक न्यूनतम होता है उसको लेके मैं चल रही हूँ। कोई साउंड पोल्यूशन नहीं, कोई एयर पोल्यूशन नहीं, सिंपल सी एक गाड़ी चल रही है पूरे शहर में, और वो भी बहुत देर से चलना शुरू हुई है। ऐसे बजट लेके मैं चल रही हूँ। तो एक साधारण इंसान जो सैलरी पे चल रहा था वो ऐसे ही लड़ सकता है। और ये भी एक मैसेज है कि पब्लिक अगर अवेयर हो जाए, जागरूक हो जाए, तो ये जो भ्रष्टाचार है उसकी शुरुआत ही नॉमिनेशन से होती है। जब नॉमिनेशन करता है इंसान कोई नेता, तो इतने सारे लोग, 1 लाख लोग सारे नेताओं के रोड पे आ जाते हैं। क्या मतलब है ये रोड को जाम करना? ये तो क्राइम है। और एक एक व्यक्ति को अगर आप पे करेंगे, सोच लीजिए आप उसको मल्टीप्लाई कीजिए लाखों से, कितने कितने लाख, हज़ार करोड़ हो जाते हैं। तो ये भ्रष्टाचार की शुरुआत नहीं है क्या? तो हमें ये देखना होगा कि भ्रष्टाचार की जड़ कहाँ है। हम राजनीति की शुरुआत ही भ्रष्टाचार से कर रहे हैं। हम 10 लोगों को लेकर गए थे, हमारे 10 प्रस्तावक थे, क्योंकि निर्दलीय प्रत्याशी को प्रस्तावक चाहिए होता है 10। एक पार्टी के नेता को सिर्फ 1 प्रस्तावक चाहिए होता है, लेकिन पार्टियां क्या करती है, धारा 144 लागू रहता है और इतने लोग सड़क पर होते हैं। ये सब कुछ ऐसे इश्यूज़ है जिस पर हमें एक जनता के रूप में भी सोचने की ज़रूरत है कि क्या हम ये देखते हैं कि फलाना नेता कितनी भीड़ लेके चल रहा है और हम उससे प्रभावित होते हैं। और अगर हम उससे प्रभावित होते हैं तो इसलिए तो हमारे मुद्दों पर बात नहीं होती है। तो जब हम इस तरह से प्रभावित होंगे तो हमारे मुद्दे तो गौण हो ही जाएंगे। हमारे बच्चे बाहर पढ़ने जाएंगे, हमें यहाँ हेल्थ फैसिलिटी नहीं मिलेगी। अगर भगवान न करे कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो यहाँ पे हॉस्पिटल्स की क्या हालत है, छुपी हुई नहीं है। आप उड़ीसा में जाइए, वहाँ पर एम्स है भुवनेश्वर में, आधार कार्ड लेके जाइए, रजिस्ट्रेशन कराइए, 10 रुपये में आपका मुफ्त में इलाज होता है। यहाँ के हालात तो छुपे हुए नहीं है, क्या चल रहा है स्वास्थ्य के क्षेत्र में। यहाँ पे 12वीं के बाद लोगों के सामने समस्या है, सीट्स कम हैं कॉलेजों की, सारे सब्जेक्ट्स भी नहीं हैं यहाँ। भुवनेश्वर एजुकेशन हब बन गया है। बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहाँ पे वो अलग अलग हब बन रहे हैं। हम कौन सा हब बन रहे हैं? तो क्या हम ये इस पर बात करते भी हैं, या हम ये देख रहे हैं कि कोई नेता कितनी भीड़ लेके चल रहा है और उस भीड़ को लाने के लिए वो कितना पैसे खर्च कर सकता है? तो ये तो हमारे ऊपर है। हम जब तक नहीं बदलेंगे तो हमारा नेता भी नहीं बदलेगा। पार्टी की बात की जाए तो जमशेदपुर पश्चिमी सीट से देश की सबसे बड़ी 2 पार्टियों के उम्मीदवार हैं। एक तरफ कांग्रेस से बन्ना गुप्ता है, दूसरी तरफ एनडीए से सरयू राय हैं, जो पहले पूर्वी में थे अब पश्चिमी में। आप अपने आप को एज ए निर्दलीय कैंडिडेट किस जगह पर देखते हैं, कहाँ पाती हैं आप अपने आप? हमने ना तो 2021 में ही कह दिया था कि चुनाव लड़ना है। उसको ऑफिशियली अनाउंस करते करते थोड़ा टाइम लग गया। तो देखा जाए तो एक मैं ही ऐसी थी जिसने क्लियर करके रखा हुआ था कि मुझे तो लड़ना है, जनता की अदालत में जानी है। उसके बाद जो अब परिस्थितियाँ आई हैं, इसमें कोई पूरब से पश्चिम आया है, तो वो बाद की परिस्थितियाँ, उसमें मेरा कुछ नहीं। हमने पहले कह दिया था, हम अपनी बात से पीछे नहीं हटते, इसलिए हम उतर रहे हैं जनता की अदालत पे। मेरे ये मुद्दे हैं, मैं इन मुद्दों पर बतौर पत्रकार कार्य करती रही हूँ और अब भी उन्हीं मुद्दों को लेकर के उतरा है। रहा सवाल एनडीए और इंडिया गठबंधन का, तो जो दोनों नेता हैं पिछले 20-21 सालों से इस क्षेत्र के विधायक बारी बारी से रहे हैं। तो ये जनता को सोचना है। अगर वो संतुष्ट है बहुत अच्छी बात है, अगर वो बोर हो गई है दोनों के झगड़े से तो उनके सामने विकल्प है, वो सोच सकती हैं कि एक पत्रकार खड़ा है। अगर उनको लगता है कि बहुत सारे कार्य नहीं हुए, अगर 24 घंटे बिजली पानी नहीं मिल रही है मानगो की जनता को, या अन्य जो गैर टिस्को इलाके हैं वहाँ पे पूरी नागरिक सुविधाएं नहीं मिल रही है, अगर ये शिक्षा का हब नहीं बन पा रहा है, अगर यहाँ स्वास्थ्य सुविधाएं मुकम्मल नहीं है, अगर यहाँ रोज़गार के नए साधन सृजित नहीं हो रहे हैं, अगर ये मुद्दे हैं तो वो बदलाव करें। मुझे किसी पर व्यक्तिगत आरोप नहीं लगाना है, मेरी इतनी क्षमता भी नहीं है, मुझे ऐसा करना भी नहीं चाहिए, मैंने कभी ऐसा किया भी नहीं है। हर व्यक्ति जो यहाँ नेता बना उसने बहुत मेहनत की, बहुत काम किया, लेकिन ये सच है कि पिछले 20-21 सालों में और भी बहुत कुछ हो सकता था। जो पावर मिली, जितनी पावर थी उतना इस्तेमाल नहीं किया गया। तो इसमें एक पत्रकार के रूप में भी मैं दोनों नेताओं को कटघरे में खड़ी करती रही हूँ, और आज बतौर प्रत्याशी भी मुझे पूरा हक है कि मैं उनको कटघरे में खड़ा करूँ, और मैं वो कर रही हूँ। मेरे सवाल अब भी हैं और अब जनता को ये तय करना है कि वो बदलाव चाहती है या नहीं। झारखंड को बने हुए 24 साल हो गए, आज तक जमशेदपुर की जनता को तीसरे मताधिकार के प्रयोग की मतलब मिला ही नहीं है उनको एक तरह से। इसको किस तरह देखते हैं आप? बहुत अच्छी बात है कि यंग जनरेशन के जर्नलिस्ट ये पूछ रहे हैं मुझसे, मुझे बहुत खुशी हुई। आपको बता दूं कि एक शख्स है यहाँ पे, जवाहरलाल शर्मा जी, उन्होंने एक याचिका दायर की थी 1988 में, और आपको मैं बता दूं कि 1979 में ही ये फैसला आ गया था कि यहाँ नगर निगम बनना चाहिए, तीसरा मताधिकार होना चाहिए। दुर्भाग्य से जो भी सत्ता में आए उन्होंने इसे लागू नहीं किया। नोटिफिकेशन किया,
नगर विकास मंत्री रघुवर दास जी जब थे, उन्होंने इसका नोटिफिकेशन जारी किया नगर निगम का, लेकिन आज भी व्यवहारिक धरातल पर लागू नहीं किया गया, जबकि कागज़ में उसको लागू कर दिया गया था। और आज जो है मामला अभी भी सुप्रीम कोर्ट में ये चल रहा है। आज सरकार ने तय किया है टाटा स्टील के साथ मिलकर कि हम इंडस्ट्रियल टाउनशिप बनाएंगे। उसमें भी कुछ पेच आ गया है कि भाई अध्यक्ष कौन होगा। मंत्री जी चाहते हैं कि अध्यक्ष वो बने, ऐसा बताया जा रहा है, जबकि जो प्रारूप है उस हिसाब से डीसी को अध्यक्ष बनना है। तो ये सब कुछ मुद्दे हैं जहाँ पेच फंसा हुआ है। सवाल ये है कि इंडस्ट्रियल टाउन बने या नगर निगम बने, तीसरा मताधिकार होना चाहिए। और ऐसे कई शहर हैं यहाँ इस देश में जहाँ इंडस्ट्रियल टाउन है और वहाँ तीसरा मताधिकार भी है, हो सकता है। उसके लिए इच्छा शक्ति चाहिए और यहाँ पे किसी कंपनी की मोनोपोली नहीं होनी चाहिए। पब्लिक को भी अपना अधिकार समझना होगा। और अगर डीसी को अध्यक्ष बनना है, ये प्रारूप है, तो उस पर एकमतता भी नहीं है। दूसरी बात है कि सुप्रीम कोर्ट का फाइनल फैसला आ चुका था, उसके बाद इसको घूम फिर कर फिर पिटीशन डाला गया और ये अभी उसका एक अंतिम फैसला फिर आना बाकी है। तो पहले कैसे इन लोगों ने तय कर लिया, ये भी एक सवाल है। तो खैर ये तो सुप्रीम कोर्ट में है ये मसला, और आज नहीं तो कल इसका मसला सुलझ जाए, यही चाहेंगे हम लोग। लेकिन पब्लिक को भी जागरूक होना होगा। देखिए, हर साल 1000 करोड़ से वंचित हो रहा है जमशेदपुर शहर। आज इंदौर आपसे आगे है, क्योंकि स्मार्ट सिटी परियोजना में आप आ नहीं रहे ना, आपको वो मिल नहीं रहा है। आप एक कंपनी की सत्ता यहाँ चल रही है और वो सबको बराबर नागरिक सुविधाएं नहीं दे पा रही है। अगर इंडस्ट्रियल टाउन बनता है और अगर टाटा स्टील की सुविधा सबको मिलती है, तो इसका भी स्वागत होना चाहिए। लेकिन ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि मताधिकार मिले। और ये कब होगा पता नहीं, इसमें क्या साजिशें चल रही हैं आप सब समझते हैं। इसमें राजनीतिक और कॉरपोरेट साजिश है जो इस समस्या का समाधान नहीं होने दे रही है। जमशेदपुर पश्चिमी की बात करें तो काफ़ी सारे नौजवान हैं, खासकर आज़ाद नगर से जो आते हैं, वो 10वीं 12वीं के बाद नॉर्मल कोई भी ITI का कोर्स करके वो देश से पलायन करते हैं, बाहर की तरफ जाते हैं। क्या राय है आपकी इसको? वही मैं कह रही हूँ ना कि आप हमारे बच्चे हैं या हम बाहर पढ़ने गए, हमारे बच्चे भी बाहर जा रहे हैं। आज भुवनेश्वर शिक्षा का हब बना हुआ है, IT का भी हब बन रहा है, अन्य शहर अलग अलग हब बन रहे हैं। हम किस चीज़ का हब बन रहे हैं? हम बस हमारी जो प्रतिभा है वो हम उसको पलायन होते देख। क्राइम भी बहुत बढ़ रहा है। क्राइम तो है ही। 12वीं के बाद यहाँ के यूथ तो चले जा रहे हैं। ये तो वृद्धों का शहर हो रहा है। हम यहाँ सीनियर सिटीजन को पा रहे हैं अकेला अपने लाइफ में, है ना। ये ऐसा शहर बनता जा रहा है क्योंकि यहाँ युवाओं को अवसर नहीं है, उनकी मजबूरी है, नौकरी तो करना है। और हम यहाँ पर जब चुनाव आता है तो हम ये देखते हैं कि कौन 500 रुपया दे रहा है, कौन 1000 दे रहा है, हम इसके पीछे पड़े हुए हैं। तो जब तक अवेयरनेस नहीं आएगी ना कि हमारे एक वोट कितनी कीमती होते हैं, इसी एक वोट की बदौलत उड़ीसा में नवीन पटनायक चुने जाते हैं। आज भले नहीं है, लेकिन सिस्टम बना दिया, कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया उड़ीसा को। आज लॉ एंड ऑर्डर पे कोई बात कहाँ कर रहा है। नेता तो एक दूसरे से लड़ने में परेशान है, हम अच्छे तो वो अच्छे, एक दूसरे को गाली दे रहे हैं। और आपको दूसरे राज्यों की इश्यूज़ बताए जाते हैं, आपको पाकुड़ का बताया जाता है, वहाँ पे घुसपैठ का मुद्दा है, ये वो है। हम पूछते हैं जमशेदपुर के मुद्दे पे कब बात होगी? यहाँ पर एक अच्छा हॉस्पिटल नहीं है, एक ही हॉस्पिटल में मारामारी चलती है। TMH आम आदमी जा न सका और MGM में वह सुविधा पा न सका। इस हालात को बदलने की ज़रूरत है। लेकिन हम बात करेंगे घुसपैठ पर, मतलब जहाँ हो रहा है वहाँ करो बात, लेकिन यहाँ पर क्यों बात कर रहे हैं? हम बात करेंगे राम मंदिर की। राम मंदिर के जहाँ का इशू था वहाँ हुआ, कोर्ट का मैटर था, सॉल्व हुआ। यहाँ पे तो ऐसा कोई इशू नहीं है। तो जब यहाँ का चुनाव है, यहाँ पे बात किया जाए। जब आपको प्रधानमंत्री चुनना है, आप चुनिए प्रधानमंत्री। जब MLA चुनना है, तो यहाँ की बात होनी चाहिए कि पिछले 20 सालों में यहाँ के विधायकों ने क्या किया, क्यों उनको दोबारा क्यों उन्हीं लोगों को बार बार चुना जाना चाहिए। ये तो पब्लिक को खुद से पूछना चाहिए सवाल। आपके माध्यम से मैं यही कहना चाहूँगी सबको, यानी कि मैं प्रत्याशी बन के आ गई तो मैं बहुत अच्छी हूँ, सब खराब है, नहीं। कोई व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप नहीं होना चाहिए और किसी की व्यक्तिगत लड़ाई किसी भी जनता का विषय नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग उम्मीदवार हैं, आज 28 उम्मीदवार मैदान में हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो व्यक्तिगत झगड़ा को लेकर उतरे हैं। व्यक्तिगत झगड़ा कभी भी वजह नहीं होना चाहिए। जनता के असली मुद्दे जो हैं, जो मसले हैं, वो मुद्दा होना चाहिए। हमको कोई अच्छा लग रहा है या आपको कोई अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा है, आपका कोई रंजिश है, उससे जनता का कोई सरोकार नहीं है। तो असली मुद्दों पर बात होना चाहिए और हम असली मुद्दों को लेकर आए। इसलिए हम किसी पे कोई आरोप नहीं लगा रहे हैं, व्यक्तिगत आरोप कोई नहीं है। हम सब जिम्मेदार हैं। अगर हम बदहाल हैं तो एक वोटर के रूप में हम भी जिम्मेदार हैं। नेता तो जिम्मेदार है ही, हम भी जिम्मेदार हैं। हम सबको अपनी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। और जैसे विदेशों में होता है ना, कई सारे कंट्रीज़ में 2 बार से ज़्यादा जनप्रतिनिधि नहीं चुने जाते हैं, यहाँ भी ऐसा होना चाहिए। इतना बार रिपीट नहीं होना चाहिए। इससे क्या होता है, आदमी टेकन फॉर ग्रांटेड लेता है कि कुछ भी करो हम वापस जीत के आएंगे। नहीं, डर होना चाहिए।
मुझे भी ये डर होना चाहिए। कल को मैं भी अगर जीत जाती हूँ, मुझे मेरे अंदर भी डर होना चाहिए कि नहीं, अगर मैं काम नहीं करूँगी तो जनता मुझे बदल देगी। झारखंड की जनता कब सीखेगी ये? झारखंड की जनता को ये ज़रूरत है, खासकर जमशेदपुर की जनता को। और जमशेदपुर की जनता ने कई बार ऐसे किया भी है बदलाव। अगर काम की बात की जाए तो मैनिफेस्टो में कौन से महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जो आकर्षित करेगी जनता को कि आपको वोट करें? देखिए, आकर्षित करेगी कि नहीं ये तो मैं नहीं बता सकती, क्योंकि बहुत सारी बातों के प्रति पब्लिक में जानकारी नहीं है। लेकिन ये ज़रूर मैं कह रही हूँ कि मैं जहाँ भी जा रही हूँ ना, मेरे मैनिफेस्टो को लोग पढ़ रहे हैं, क्योंकि मैंने उसमें ईस्टर्न वेस्टर्न कॉरिडोर की बात की है। एक ऐसा कॉरिडोर जो अधूरा है आज भी। ये था आपको आज जो मेरीन ड्राइव बन गया और जो जिससे डोबो पुल से चली आती है सड़क, ये एक पार्ट है। ईस्टर्न वेस्टर्न का जो दूसरा पार्ट है ना, वो नहीं बना। वो गोविंदपुर से वो फ्लाईओवर चलना था और वो भुइयाडी एग्री को होते हुए लिट्टी चौक से फिर वहाँ एक पुल बनता। तो ये रिंग ऐसा पूरा होता तो यहाँ जाम लगता ही नहीं इस शहर में। ये जो मानगो का जाम है, ये भुइयाडी का जाम, ये बिष्टुपुर, ये सारे जाम के कारण है बड़े वाहन, नो एंट्री खुलती है ना, नो एंट्री। उसके बाद कितने हादसे होते हैं, और हादसे होते हैं तो क्या होता है, सिर में चोट लग जाती है। सिर में चोट लगती है तो यहाँ एमजीएम में इलाज नहीं होता है, रिम्स रेफ़र कर दिया जाता है। रिम्स जाते जाते इंसान मर जाता है। तो यानी तमाम वो हालात मौजूद हैं जिससे इंसान के सिर में चोट लग जाए। चोट लग जाए तो यहाँ कोई सुविधा नहीं है। टीएमएच हर कोई जा नहीं सकता है। टीएमएच में भी बेड की अकाल है, आईसीयू भी भरा रहता है, सीसीयू भी भरा रहता है, इतनी पैरवी करनी पड़ती है। तो इन सब मुद्दों पे हम बात नहीं करेंगे। तो इन सब मुद्दों को मैं लेकर आई हूँ तो लोग सुन रहे हैं। मैं देख रही हूँ कि लोग पढ़ना चाह रहे हैं, और जो एक बार पढ़ रहा है ना, वो सोचने पे मजबूर हो रहा है। तो फ्लाईओवर की बात चल रही है तो मानगो वाला फ्लाईओवर जो है अभी काफ़ी एक तो आकर्षण का विषय बना है, चर्चा का विषय बना है। आकर्षण का विषय नहीं है, ये परेशानी का सबब बन गया है। जाम लग रहा है, देख रहे हैं ना। और ये जाम को हटाने के लिए बनना था, ये इसलिए क्योंकि डिज़ाइन ही गलत है ना। आप देख लिए, श्रीनगर में चले जाइए, कितने सारे पुल हैं एक नदी पे। पूना चले जाइए, हमारे यहाँ इतना क्या होता है कि भाई एक नदी पे 2 पुल बना हुआ, उसी में मारा मारी। कई सारे पुल बन सकते हैं, क्यों नहीं बन सकता है? वो बात पहली बात। दूसरी बात, आप जब फ्लाईओवर बनाते हैं तो आपको फ्लाई करने के लिए, चढ़ने के लिए और उतरने के लिए जगह चाहिए। आपका पहले से पतली सड़क है ना, उसमें आप फ्लाईओवर आप बनाने जाएंगे तो कैसे उतरेंगे, कैसे चढ़ेंगे? तो क्या दुकानों को तोड़ेंगे? डिमना रोड में तो चलो थोड़ी चौड़ी जगह है। जो पार्डी वाली जो न्यू पुरुलिया रोड है, वहाँ पे कैसे आप फ्लाईओवर क्या करेंगे, नहीं करेंगे? 10 साल लग जाएगा बनते बनते। और पानी के पाइप के ऊपर फ्लाईओवर का पिलर खड़ा हो रहा है। हम तो पहली बार सुन रहे हैं। ऐसा कहीं देखा है शहर जहाँ ऐसा कहीं देखा है कि पानी के पाइप के ऊपर ऐसा? और वो कब तक बनेगा, क्या वो बनेगा, और कितने दुकान टूटेंगे, क्या होगा, ईश्वर ही जाने क्या होगा। पब्लिक को समझना चाहिए, मूर्ख बनाया जा रहा है। उनसे मेरा सवाल है कि ईस्टर्न वेस्टर्न कॉरिडोर पे क्यों नहीं बात करते टाटा स्टील से और सरकार से? कहाँ गई वो परियोजना? वो बन जाएगी कि किसी भी इस तरह के वहाँ पे फ्लाईओवर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप बगल में पुल बनाइए और दूसरे एरिया से निकाल के हाईवे पे लेके जाइए। वो ये तो फिर हो गया कि छाती पे मूंग दलना, हमारे सिर के ऊपर से ये बन रहा है, हेडेक मचा हुआ है, लोग परेशान हो रहे हैं इतना। आखिरी सवाल मैं कहना चाहूँगा, एज एन महिला, मैया सम्मान योजना को किस तरह देखते हैं? देखिए, अभी देश में जिस तरह के हालात चल रहे हैं, एक कंपटीशन मच गई है कि कौन कितना दे सकता है। रेवड़ी। हाँ, अच्छी बात है। देखिए, आज अच्छा लग रहा है। तमिलनाडु में भी बहुत इस तरह की योजनाएं चली थी, आज उसके बाद उसकी इकोनॉमी पे बुरा असर पड़ा। मेरा सिर्फ यही कहना है तमाम लोगों से, चाहे वह प्रधानमंत्री हों, चाहे इस राज्य के मुख्यमंत्री हों, कि अगर एक 18 साल की लड़की है, उसको 2000 रुपया मिलता है, और उस वजह से अगर खजाना खाली हो जाता है, और एक 80 साल की वृद्धा है, अगर वो कतार में खड़ी है या वो जूझ रही है कि उसको वृद्धा पेंशन नहीं मिलता है, तो क्या हम ऐसे हालात तो नहीं पैदा कर रहे हैं आगे चलकर? लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि अगर इसकी जगह एक जॉब पर हम बात करें कि हम एक पर्यटन का हब बनाएं इस राज्य को, जहाँ पे पर्यटन का विकास हो, तो राजस्थान की तर्ज पर हमारे यहाँ इतनी नौकरी होगी ना, खुद की द्वारा सृजित की हुई, कि हमें सरकारी नौकरी की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो क्यों ना हम इस पर बात करें, बजाय इसके कि हम इसको, चूँकि अभी ऐसा हो गया ना कि शुरुआत तो केंद्र से हुई है, तो उसका जवाब राज्य सरकारें दे रही हैं। ये इनसिक्योरिटीज़ है एक दूसरे के प्रति। अगर आपको एज एन एमएलए जमशेदपुर वेस्ट से रिप्रेजेंटेशन करने का मौका मिलता है तो सबसे पहला काम क्या करेंगे? सबसे पहला काम ईस्टर्न वेस्टर्न कॉरिडोर के बारे में फिर से याद दिलाना है सरकार को, यहाँ के नेताओं को, जनता को, यहाँ के प्रशासन को, टाटा स्टील को। और मैं इस संबंध में विधानसभा में ये प्रश्न उठाऊंगी कि इस मुद्दे को लटका दिया गया है, ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। इसके लिए मैं प्रयास शुरू कर दूंगी।